पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में बनती है वो मशीन, जापान। कभी पहले स्विट्जरलैंड में बनती थी, अब स्विट्जरलैंड में भी नहीं बनती, जापान में बनती। तो जो मशीन दुनिया में सिर्फ जापान नाम के देश में बनती है और 60-70 लाख रुपए में आती है, वो मशीन एक राजकोट के मैकेनिक ने बनाई। तो मैंने उनको पूछा कि वो आदमी को जरा मिलवाइए, तो उन्होंने कहा अभी तो वो है नहीं, बाहर गया है, बाद में आप कभी मिलिए। मैंने उनसे पूछा कि ये मशीन का खर्च कितना आया बनाने का। उन्होंने कहा राजू भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 90,000 रुपए का खर्चा है। वो उस आदमी ने बनाई जो मशीन अभी तक सिर्फ जापान में बनती है। घड़ी बनाने जैसे सेंसिटिव काम में लगती है। आप जानते हैं कि रिस्ट वॉच बनाना और ये जो क्लॉक बनाना ये बहुत सेंसिटिव काम है। तो इतने सेंसिटिव काम के लिए बहुत ही सेंसिटिव मशीन की जरूरत होगी, वो उस आदमी ने बनाई है। और वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज चलता। पढ़े लिखे होने से मतलब हम मानते हैं डिग्री नहीं है उसके पास। बिना डिग्री के इस देश में बहुत सारे इंजीनियर हैं। हाँ, बिना डिग्री के बहुत इंजीनियर हैं इस देश में, बिना डिग्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश में। ऐसे तमाम तरह के खोजी दिमाग के लोग इस देश में हैं। अमेरिका इनसे घबराता, क्योंकि इन सब की संख्या अगर गिनी जाए तो इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे पास है, इतना बड़ा टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है, जिसके बारे में कभी दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर। ये तो हमारे देश के नेताओं की बेवकूफ भरी नीतियां हैं, जिसके चलते हमारे देश में ये जो टेक्निकल माइंड क्लास है इसका कोई बहुत प्रमोशन नहीं होता या इसको समाज में इज्जत नहीं मिलती। अन्यथा तो हिंदुस्तान को असली तकनीकी देने वाला क्लास यही है। तो अमेरिका इनसे घबराता है और ये क्लास चीन में भी है, तो इसलिए अमेरिका चीन से भी घबराता है। तो अमेरिका को लगता है कि कभी भी हिंदुस्तान और चीन नाम के देश कभी भी हमसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। और एक बार नहीं, अमेरिका में ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूँ, शायद आप सुनकर आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। रोनाल्ड रीगन नाम का एक राष्ट्रपति हुआ अमेरिका में। वो जिस दिन रिटायर हुआ रोनाल्ड रीगन, उस दिन तो रोनाल्ड रीगन ने एक भाषण दिया अमेरिकी संसद में। वहां की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति रिटायर होता है तो अपना आखिरी भाषण करके जाता। तो जब रिटायर हुआ तो उसने भाषण दिया। अपने भाषण में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं कभी नहीं भूलता। उसने कहा कि सोवियत संघ नाम के देश के खत्म हो जाने के बाद हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक चीन, नंबर 2 भारत। जब रोनाल्ड रीगन चला गया राष्ट्रपति पद से, बिल क्लिंटन आया। तो बिल क्लिंटन ने पहले दिन का जो भाषण किया अपनी संसद में, उसमें उसने ये कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति के बारे में जो वक्तव्य किया उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, नीतियां नहीं बदलती। रिपब्लिकन पार्टी का था रोनाल्ड रीगन, डेमोक्रेटिक पार्टी का है बिल क्लिंटन। दोनों पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन राष्ट्रपति दोनों के बनते हैं तो नीतियां नहीं बदलती। तो माने रोनाल्ड रीगन ने जो कहा उसी रास्ते पर बिल क्लिंटन चल रहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 2। तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं, तो अमेरिका ऐसे कई तरीके इस्तेमाल करता है हमारी बर्बादी के। जैसे उदाहरण के लिए सबसे खतरनाक जो अमेरिका हमारे देश में एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है और हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है आजकल, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, कि अमेरिका ने क्या हमारे देश में एक जाल फैलाया है कि हिंदुस्तान में जो भी बेस्ट क्वालिटी का टैलेंट पैदा हो, जो अच्छी किस्म का दिमाग पैदा हो, उसको सबको अमेरिका बुला लो, हिंदुस्तान में मत रहे। अब इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि हमारे देश के जो बड़े टेक्निकल सेंटर है ना, जैसे IIT है मुंबई में, खड़गपुर में है, हमारे देश में बनारस में है, दिल्ली में है, कानपुर में है। तो ये जो बड़े बड़े IITs हैं हमारे देश में, इनमें से जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं सब अमेरिका भागते हैं। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते। और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर तुमको पढ़ाते हैं वो रात दिन उनके दिमाग में एक ही बात पहुंचते रहते हैं, बोलो अमेरिका में कहाँ जाना, बोलो कहाँ जाना, बोलो। तो जब पढ़कर तैयार होते होते निकलते हैं तो तुरंत उनका ऑफर होता है कि चलो हम अमेरिका में जाने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारे देश में जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में से या कहीं और जगह से, वो अमेरिका भागने को तैयार। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कहीं मैनेजर्स निकलते हैं IIM में से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से या कहीं और से, वो अमेरिका भागने को तैयार। तो ऐसा एक जाल फेंक रखा है जैसे शिकारी फेंकता है कि हर अच्छा विद्यार्थी जो कुछ कर सकता है इस देश में रहकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, वो हिंदुस्तान से अमेरिका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन कहते हैं। मैं हिंदुस्तान की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूँ, क्योंकि ये जो बेस्ट क्वालिटी ब्रेन अगर हमारे देश में नहीं टिकेगा तब तो हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा इसी तरह से पीछे रहती जाएगी। आप सीधे से समझिए ना कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ, वही विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। लेकिन वो दिमाग अगर यहाँ नहीं रुकेगा, अमेरिका चला जाएगा, तो वो जो कुछ करेगा वो अमेरिका के लिए करेगा और अमेरिकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफों की तरह से क्या मानकर बैठ जाते, देखो डॉलर तो आता, अरे डॉलर जितना आता उससे ज्यादा गुना तो नुकसान हो जाता। और हमको क्या लगता है जी कि अमेरिका जाने से रुपया ज्यादा मिलता है। हम हमेशा क्या बेवकूफी का हिसाब लगाते हैं, हमारा $1 43 रुपए के बराबर, अमेरिका का $1 हमारे 43 रुपए के बराबर। तो किसी को $100 मिलेगा तो हम कहेंगे 4300 रुपए मिल रहा, अरे उनके लिए $1 1 रुपए जैसा। हम ये कभी होश नहीं लगाते अपने दिमाग में, हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं कि उनका तो $1 43 रुपए का, कल कहीं $1 70 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह से लगता रहेगा। तो उस हिसाब को जब हम जोड़ते हैं तो हमको लगता है बड़ा भारी फायदा है, वास्तव में उसमें नुकसान क्या नुकसान है। एक इंजीनियर तैयार करने में IIT में 5 साल में बड़े आराम से 5 साढ़े 5 लाख रुपए खर्च होता।
तो 5-5.5 लाख रुपए खर्च करके आपने जिसको तैयार किया और इस उम्मीद में तैयार किया कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, आपको सहारा देगा, राष्ट्र को सहारा देगा, वो अचानक से भागकर अमेरिका चला गया। तो वो सहारा तो अमेरिका को दे रहा, और अमेरिका कौन है? दुश्मन। तो दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कुछ लोग भी हैं बड़े बेवकूफ किस्म के, जो बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में, हमारी बेटी अमेरिका। इसको बड़ा भारी स्टेटस सिंबल समझते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका चला गया, हमारी बेटी अमेरिका चली गई। तो मैं उनको कहता हूं, तुम क्यों मर रहे हो? तुम क्यों नहीं जाते अमेरिका में? और बाद में रोते भी हैं, बेटा बेटी को अमेरिका भेज के फिर रोते भी हैं। रोते कब है? जब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता है। आखिरी समय आता है तो माता जी के प्राण निकलने वाले हैं और माता जी बेटा जी का चेहरा देखना चाहती है। बेटा जी फोन पर हेलो कह रहे हैं और बेटा जी ने कहा कि माँ यहाँ तो फुर्सत नहीं है, अभी तो टिकट भी मुश्किल से मिलेगा, फ्लाइट भी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, अभी तुम कहो तो कुछ डॉलर भेज देता हूँ। अब वो लड़का जो अपनी माता जी को अपना चेहरा दिखाए तो उसके माँ के प्राण निकले, तब तक माँ के प्राण नहीं निकलेंगे जब तक बेटे का चेहरा न देखे। वो कहता मैं डॉलर भेज देता हूँ। डॉलर की जरूरत है माँ को कि बेटा का चेहरा देखने की जरूरत। फिर उनको तकलीफ होती है कि ये क्या कर दिया आपने। पहले तो बड़ी खुशी खुशी में कहते हैं बेटा अमेरिका गया, बेटी अमेरिकी गई, और फिर तो अंत में कहते हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया। फिर उनके बेटा बेटी उनको भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि करीब किसी गरीब माँ बाप का बेटा किसी तरह से अमेरिका पहुंच गया तो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता। ऐसे बहुत किस्से मैंने देखे कि वो अपनी विदेशी पत्नी को लेके आता है तो माँ बाप का परिचय कराता है कि ये मेरे पर्सनल सर्वेंट्स हैं। हाँ, तब उनके माँ बाप को समझ में आता है कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसे किस्से बहुत होते हैं। और ऐसे भी किस्से बहुत होते हैं कि हमारे देश के माँ बाप हैं, अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया, अब आस लगा के बैठे हैं कि किसी दिन बेटा की शादी करेंगे। पता चला बेटा ने तो वहीं शादी की। वो कहता है कि अब आप आशीर्वाद दे दो, बस शादी तो मैंने कर ली। और ऐसा भी हो गया कि शादी तो इसलिए कर ली है, नहीं तो बिना शादी के बच्चा होने वाला था, अभी क्या करें, इसलिए शादी कर ली। तब उनका सिर पकड़ना शुरू होता है कि हमने ये क्या किया। मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब घूम रहा था तो पंजाब में मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने कि जिन माँ बाप ने अपने बेटों को भेजा, फिर उन माँ बाप ने इस उम्मीद पर अपने बेटों की शादियां यहाँ की कुछ लड़कियों से तय कर दी कि बेटा तो हमारी बात मानने ही वाला है। तो शादी होने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़की भी यहाँ है, बेटा किसी और के साथ। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पंजाब। ऐसा एक दुष्चक्र बन गया। और हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे बेवकूफों ने कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई करने का एक धंधा शुरू कर दिया। ये जो लड़के लड़कियां जाते हैं ना, ये कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई हो रहा है, ये मैं आपको बोलता हूं। अमेरिका दुश्मन है और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में हमारे देश के लोग लगे। आप बताइए इससे ज्यादा खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन है और आपको ही पीट रहा है आपकी गोटी से। उसमें अमेरिका हमको कैसे पीट रहा है? कभी भी अमेरिका इस देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने देना चाहता। इस देश के वैज्ञानिक अगर यहाँ रुक जाएंगे, इंजीनियर्स यहाँ रुकेंगे, डॉक्टर्स यहाँ रुकेंगे, मैनेजर्स यहाँ रुकेंगे, तो हिंदुस्तान में रुककर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। वो नहीं हो पाए, इसलिए वो अमेरिका बुला लेते। और अमेरिकियों को क्या फायदा है कि उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कम पैसे पर अमेरिका में काम करने को तैयार, कम पैसे पर और ज्यादा समय तक काम करने को तैयार। यहाँ अगर किसी लड़के को आप कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी करनी है तो मुंह बनाएगा। वहां अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक घिसता है, तब उसको तकलीफ नहीं। कोई भी हिंदुस्तानी आदमी जो अमेरिका गया है, सवेरे 7-8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक अगर काम ना करे तो उसको जिंदगी चलानी भी मुश्किल, मैंने ठीक से उसकी जिंदगी भी चल जाए ये बहुत मुश्किल है। 12 घंटे काम उसको करना ही पड़ेगा, तब उसकी ठीक से जिंदगी चलती। और यहाँ 6 घंटे काम करो तो उनको नानी मरती। ऐसे उल्टी बुद्धि के लोग हैं हमारे देश में। और यहाँ कोई अच्छी खासी नौकरी मिले वो उनको पसंद नहीं है। अमेरिका में किसी लेबोरेटरी में असिस्टेंट बनकर काम करने को तैयार। यहाँ से ग्रेजुएट हुए इंजीनियर, अमेरिका में पता नहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट कितनी संख्या में। यहाँ वो इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन अमेरिका में सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें काम करने को तैयार। यहाँ से गए हुए डॉक्टर वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स के नीचे काम करने को तैयार है, और यहाँ अच्छी जमीन प्रैक्टिस छोड़कर अमेरिका भागे। और यहाँ से जब भागते हैं तो दुनिया उनको ऐसी दिखाई जाती है कि सब कुछ स्वर्ग है, सब कुछ अच्छा अच्छा अमेरिका में ही है, उससे ज्यादा बढ़िया स्वर्ग तो पूरी दुनिया में नहीं है। वहां जाकर जब नरक देखना पड़ता है उनको तो बेचारे मुश्किल में ये फंसते हैं कि अब इस नरक की कहानी कहें तो किसको कहें, क्योंकि यहाँ से जब भागे थे तो स्वर्ग समझकर भागे थे और वहां मिला है नरक, तो उस नरक की कहानी को कहें तो किसको कहें? अपने मुंह से तो किसी को नहीं, तो कुछ भी झूठ मूठ बोलते हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान में आएंगे तो हमेशा हावी रहेंगे। कहीं आप उनकी कोई दुखती हुई नस ना पकड़ लें तो आपसे 50 तरह की ऐसी बातें कहेंगे जिनको आप कभी ठीक से समझ पाए या ना भी समझ पाए। कुछ ऐसी फालतू की बातें सुनाएंगे जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं। और असली कुछ बातें आपने पूछना शुरू किया तो चुप हो जाएंगे। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके साथ मेरा रोज इस तरह का साफ का पड़ता। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटा बेटियों के बारे में यहाँ कल्पना करके बैठे हैं कि बेटा तो बहुत बड़ा काम करता है, वहां होटल में बैरे की नौकरी करता है, या सड़क पर खड़े होकर अखबार बेचता है, या मेट्रोज में सफाई करने का काम करता है, या मेट्रोज में कुछ कूड़े बीनने का काम करता है, इस तरह के काम करते हैं, या फूल बेचने वाली दुकान पर शॉपकीपर है।
इस तरह के काम में बहुत सारे होटल में कहीं है इस तरह के काम, बर्तन साफ करने के काम में लगा, ये साफ करने के काम में लगा, वो साफ करने के काम। तो अमरीकियों को क्या है, कम पैसे में और अच्छे मजदूर उनको मिल जाते हैं और स्किल्ड मजदूर उनको मिल जाते हैं। और फिर ये लोग बेचारे जो भागकर अमेरिका जाते हैं, ना तो वो भारतीय रह पाते हैं ना अमरीकी हो पाते, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटक जाते हैं, जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए नरक बन जाते हैं। हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन की जिंदगी बिताते हैं अमेरिका में, कभी भी उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन माना नहीं जाता। और उनकी सोसाइटी में कभी भी वो आपको मिक्सअप नहीं होने देते, वो अपनी सोसाइटी को हमेशा रिजर्व रखते हैं और आपको किसी और काम के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह की साजिश है अमेरिका के द्वारा फेंकी हुई हमारे देश में कि हमारी टेक्नोलॉजी कभी विकसित ना होने पाए और हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज कभी इतने बड़े पैमाने पर ना हो जाए कि अमेरिका को तकलीफ होने लगे, इसलिए यहाँ के लोगों को वहां बुला लिया जाता है। ये एक तरह का दुश्मन को बर्बाद करने का तरीका है। इसी तरह से अमेरिका एक तरीके का और इस्तेमाल करता है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कि अगर हिंदुस्तान को वो अपना दुश्मन समझता है तो हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से तबाह करते रहो, टेक्निकली टेक्नोलॉजी के लेवल पर हिंदुस्तान को तबाह करते रहो और अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक रूप से भी हिंदुस्तान को तबाह करते रहो। वो एक तरीका। फिर एक तरीका और है कि हिंदुस्तान को सांस्कृतिक रूप से तबाह करते रहो। माने क्या होता है कि जब दुश्मन आपके खिलाफ होता है और दुश्मन आपके खिलाफ लड़ता है तो तीन तरह के युद्ध होते हैं। एक तो राजनीतिक युद्ध होता है जब दुश्मन आपकी सीधे जमीन छीनने की कोशिश करता है। एक तकनीकी युद्ध होता है जिसमें दुश्मन आपकी तकनीकी विकसित नहीं होने देता है या आपकी तकनीकी को विकसित होने के रास्ते में अड़ंगे लगा रखा रहता है। और एक युद्ध होता है आर्थिक युद्ध जिसमें दुश्मन आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के काम करता है या अर्थव्यवस्था को बढ़ने नहीं देता है या आपकी आर्थिक संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है। और एक और खतरनाक युद्ध होता है सांस्कृतिक युद्ध, जब दुश्मन आपकी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है और सांस्कृतिक रूप से आपको खिलाफ करने की कोशिश करता है। अमेरिका ये चारों तरह के युद्ध हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। राजनीतिक युद्ध कैसे कर रहा है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, तकनीकी युद्ध कैसे हमारे देश में कर रहा है वो भी मैंने आपको विस्तार से बताया। आर्थिक युद्ध अमेरिका किस तरह से हमारे देश में कर रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी सैकड़ों कंपनियों को हिंदुस्तान में भेज दिया और हमारे देश के जो घोटालेबाज निकृष्ट किस्म के नेता हैं उनको रिश्वत दे देकर, घूस दे देकर अमेरिकी कंपनियों को लाइसेंस दिलवाने का काम करवा लिया है उन्होंने। हमारे देश में भी तो एक तकलीफ हुई है 50 साल में कि इस तरह के घटिया दोयम दर्जे के नेता पैदा हुए हैं 50 साल में जो रिश्वत लेकर, घूस लेकर राष्ट्र को भी बेच सकते हैं। आज से 50 साल पहले जो हमारे नेता थे वो राष्ट्र के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। अब जो नेता हैं वो राष्ट्र बेचकर भी अपना घर भर सकते हैं। तो ऐसे दोयम दर्जे के नेता जब पैदा हो जाएं किसी देश में और दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश कर रहा हो तो दुश्मन के लिए तो मौका मिलता है। तो हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं को 10 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया और एक एक अमेरिकी कंपनी को लाइसेंस यहाँ मिलता गया, उनके प्रोजेक्ट सैंक्शन होते गए। तो अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां इसी तरह से आई हैं हमारे देश में। और अमेरिका की सरकार क्या करती है कि इस तरह के आर्थिक युद्ध में हिंदुस्तान को फंसाने के लिए समय समय पर कई तरह के समझौते कराती रहती है। जैसे गेट करार का एक समझौता करा दिया, पेटेंट करार का एक समझौता करा दिया, अब सीटीबीटी का एक समझौता कराने की तैयारी कर रहे हैं। माने हिंदुस्तान को सब तरह से फंसा लेने की कोशिश। और कैसे हम फंस रहे हैं, गेट करार का समझौता होने के बाद ये हालत हो गई है कि आपकी कंपनियां पानी भी बेचें तो मना नहीं कर सकते, बटाटा चिप्स भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, टमाटर की चटनी भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, आम का अचार बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, कुछ भी बेचें वो हिंदुस्तान में आके तो भी मना नहीं कर सकते। और वही हो रहा। और उनकी कंपनियां पानी बेच रही हैं, टमाटर की चटनी, आम का अचार, पाव रोटी, डबल रोटी, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जूते, चप्पल, अंडरवियर, बनियान, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब फालतू चीजें बेच रही हैं और ये सब बिक रही हैं हमारे देश में। और इनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपया हमारे खून पसीने की कमाई का दुश्मन के हाथ में जा रहा है।